नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमाखिल क्लासेस में। मेरे दोस्त, ओवरऑल हम लोग अपने ज्योग्राफी में आर के इस बैच में आज फिफ्थ वाले लेसन्स को कवर करने वाले, फर्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले। इससे पहले 4 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम फिफ्थ टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग भारत की जलवायु टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया है वो 4 टॉपिक आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के पीडीएफ भी आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। आपका कमेंट था सर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, बट अब ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है, सो आप उसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपना भारत की जलवायु को। ठीक है, जलवायु। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जलवायु बहुत ही ज़्यादा कलिष्ट हुआ है। हमारी इंडियन क्लाइमेटोलॉजी की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कलिष्ट है। और अगर ये इतनी कलिष्ट है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत की जो जलवायु है किस प्रकार परिवर्तित होती है। कभी हमारी जलवायु बहुत ज़्यादा मजबूत, या मैं यूँ कहूँ हमारी जलवायु बहुत ज़्यादा अच्छी, या मानसून हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कभी हमारा मानसून ख़राब होता है। तो किन परिस्थितियों में भारतीय मानसून अच्छा और किन परिस्थितियों में भारतीय मानसून खराब होता है। भारत में जो होने वाली वर्षा है वो किस प्रतिरूप को फॉलो करती है, किस पैटर्न को फॉलो करती है। अल नीना या ला नीना का प्रभाव हमारी भारतीय जलवायु पे किस प्रकार पड़ता है, ये भी हम इस वाले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा इंडियन जलवायु को लेकर के, तो देखिए, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है भारत, पहले ऐसे समझिए। क्लियर? ये है हमारा भारत और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। क्लियर? अब आपको एक चीज़ पता होगा कि ये है हमारा सूरज। क्लियर? मैं थोड़ा सा अगर आपको मानसून के बारे में बताने की कोशिश करूं तो जो मानसून है, मानसून हम किसे कहते हैं या जलवायु किसे कहते हैं, 2 वर्ड हमें देखने को मिलता है। एक वर्ड हमें मिलता है मौसम और एक वर्ड हमें मिलता है जलवायु। ठीक? मौसम और जलवायु। मौसम ये दैनिक स्तर पर हमें देखने को मिलता है और ये घंटे 2 घंटे के आधार पे परिवर्तन होता रहता है। बट जलवायु में ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी एक लंबे समय में तापमान, वर्षा एवं वायुमंडलीय दाब का तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं का जो योग होता है वो हमारी जलवायु कहलाता है। ठीक? वहीं पे सामान्यतः माना जाता है कि हम कितने साल का कंसीडर करते हैं, तो अमूमन हम 30 ईयर को कंसीडर करते हैं। फिर हम कहते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। क्लियर है? अगर मैं जलवायु की बात करूं, भारतीय मानसून की बात करूं, तो ये कौन सा टाइम होराइज़न हमारे यहाँ होता है? हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि जो मानसून है वो मार्च से ले कर के और जून के आसपास हमें हमारे मानसून में या हमें हमारे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। क्लियर? वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि जून को लेकर के, तो शायद आपको एक डेट याद होगी, और अगर ये डेट याद है तो बहुत अच्छी बात है। मार्च का कहने का मतलब है, आपको पता है कि एक डेट है 21 मार्च और एक डेट है 23 जून। ठीक? 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर होता है? ये विषुवत रेखा पर होता है। ठीक? वहीं पे 23 जून को सूर्य कहाँ पर होता है? तो 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। क्लियर? यानी यहाँ से ले करके, और कर्क रेखा कहाँ पर है? तो कर्क रेखा आपको ये देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आपको कर्क रेखा देखने को मिलता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर? कहने का सेंस ये है कि 21 मार्च से 23 जून के बीच में भारत का जो टेम्परेचर है वो बदलने लगता है। ठीक?
तो अब जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उत्तर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ तापमान बढ़ने लगता है, और तापमान यानी टेम्परेचर के बढ़ने से इस वाले एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्लियर? अब अगर इस वाले रीजन्स में ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो हिंद महासागर और इस साइड में हमारे यहाँ प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। ठीक, ये कौन सा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर, और ये कौन सा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर हमारे यहाँ विषुवतीय जलधाराओं का गमन होता है। आपको पता होगा विषुवतीय जलधाराएं, नहीं पता तो जब हम लोग अपना वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर दूँगा। क्लियर? तो हमारे यहाँ जब भी ये मानसून पवनें चलती हैं तो इस वाले रीजन्स में क्या क्रिएट होता है? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। सो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो ये जलधाराएं हैं, इनका मूवमेंट कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे होने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। और ये जो मानसून है, ये मानसून लगभग माना जाता है कि 15 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। यहीं से ये मानसून दो भागों में विभाजित होती है। पहला वाला जो हमारा पार्ट का होता है वो हमारा बंगाल, ये हमारा बंगाल खाड़ी है एक ये, और दूसरा अरब सागर। ठीक, भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं पे पूरे के पूरे उत्तर भारत में ये 15 जून तक सक्रिय हो जाता है। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि चूँकि ये वाला पूरा का पूरा हमारा कैसा है? सह्याद्री है। ठीक, ये हमारा का है पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले हिस्से पे ये पौने मानसूनी पौने टकराती हैं और पश्चिम साइड में ये वर्षा ज़्यादा करती हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में चूँकि मानसूनी पवनें उधर नहीं जा पाती और ये यहाँ पे क्या होता है? वर्षा वो कम होता है। उसका एक रीज़न ये है वर्षा कम होने का मेरे दोस्त, क्योंकि ये वाला रीजन, ये रीजन किसके अंतर्गत आता है? तो इस रीजन्स को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, मतलब पश्चिमी घाट के सम्मुख वाले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी घाट के विपरीत वाले भागों में वर्षा इन कंपैरिजन कम होती है। उसका एकमात्र रीजन है वृष्टि छाया, मतलब एक तरीके से उधर मानसून का ना जाना, पवनों का ना जाना। इसी रीज़न में इनको हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली बात हो गई। अब मैटर आता है कि जब ये हमारा पूरा का पूरा गर्मी वाले सिनेरियो में देखने को मिलता है, अब मान लीजिए मुद्दा आता है ठंडी का। तो ठंडी के टाइम पे सूर्य आता है दक्षिणायन में, और जब दक्षिणायन में आता है तो इधर होता है लो प्रेशर और साथ ही में आपको टेम्परेचर इधर ज़्यादा मिलेगा। तब उत्तर वाले भाग में, इस वाले भाग में हमारे यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। देन जो भूमध्य सागर को पार करते हुए व्यापारिक पवनें आगे बढ़ती हैं, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत की ओर आती हैं। और ये कब आती हैं? तो ये लगभग जनवरी और फरवरी में हमें देखने को मिलता है। और जनवरी फरवरी में जो वर्षा इन वाले क्षेत्रों में होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि शीतकालीन वर्षा पश्चिमी
विक्षोभ कहलाता है। वहीं पे जो हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा है, जो हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा है, ये जनरली दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक। और सबसे ख़ास बात है कि ये पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो चूंकि इधर ओवरऑल लो प्रेशर है तो ये हाई से लो की ओर मूव करती हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश ये कहाँ पर करती हैं, तो कोरोमंडल तट पे करती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये कोरोमंडल तट पर होता है। मेरी वॉइस स्लो होगी, आप अपना स्पीकर थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। क्लियर? तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया, ओवरऑल आप भारतीय मानसून को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब हम इससे संबंधित जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं जलवायु शब्द की बात करूं या मानसून शब्द की बात करूं, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है, ठीक है। वहीं पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय भूभाग शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। वहीं कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग कौन सा है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र माना जाता है। भारत में उष्णकटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध का विभाजन करने वाली जो एक तरीके के समताप रेखा जनवरी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानी जाती है। जैसे ये भारत है तो ये है हमारी कर्क रेखा, ये 20 डिग्री वाला, ये हमारी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा के उत्तर क्या है, उत्तर में हमारे यहाँ शीतोष्ण और हमारे यहाँ इस तरफ उपोष्ण के तौर पर हम लोग देखने की, या उष्ण की तरफ उष्ण कटिबंध में हम माने जाते हैं। भारतीय मानसून की मैं उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर आपसे बात करूं, तो यहाँ पे जो तापीय संकल्पना है, तापीय संकल्पना को क्लासिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें एडमंड हैली ने 1686 में एशियाई के मानसून की व्याख्या किया था। क्लियर? वहीं पे गतिक संकल्पना है, और गतिक संकल्पना का जो श्रेय जाता है ये फ्लोन महोदय को जाता है। वहीं पे जो नवीन हमारे यहाँ आइडियोलॉजी है, ये माना जाता है जो जेट स्ट्रीम या जेट वायु धाराएँ हैं, तिब्बत का पठार एवं महासागरीय क्षेत्रों को भूमिका मानी जाती है। क्लियर? वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि भारतीय मानसून का जो प्रस्फोट का मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है, तो पूर्वीय जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। होने वाली मानसून वर्षा जून से और सितंबर तक हमें देखने को मिलती है। मानसूनी हवाएं सबसे पहले केरल के तट पे प्रवेश करती हैं, और इनसे होने वाली मुख्य वर्षा का जो कारण है वो भू आकृति के द्वारा नियंत्रित या रेगुलेट होता है। भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। बसंत एवं शरद ऋतु को निर्वल ऋतु के नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट नहीं। वहीं पे भारत में 3 प्रकार की फसल रबी, खरीफ और जायद पाई जाती है। भारतीय में विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत या गतिक संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने किया था। वहीं पे ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से देखा जाता है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली पवनें उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम्स होती हैं। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में किस प्रकार के मानसून की उत्पत्ति होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो तिब्बत वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक इशू है। अल नीना और ला नीना मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। एक जटिल मौसम तंत्र जिससे विश्व में सूखा, बाढ़ एवं मौसम की जो एक तरीके से डिसबैलेंस होता है वो किसके कारण होता है, तो वो अल नीनो के कारण होता है। अल नीना पहली बार भारत में सबसे ज़्यादा प्रचंड रूप पे कब देखा गया, तो लगभग 90 और 91 1990-91 में देखा गया था।
अल नीना की उत्पत्ति किस तट पर होता है? तो प्रशांत महासागर के पेरू तट पे हमें देखने को मिलता है। अल नीना किस प्रकार की धारा है? तो वे भूमध्यीय, उष्णकटिबंधीय या गर्म जलधारा है, ये याद रखिएगा। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना किस मौसम तंत्र का कारण माना जाता है? तो ये अल नीना का माना जाता है, क्योंकि अल नीना के कारण वहाँ के तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने के कारण वहाँ की मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती और लगभग उनकी मृत्यु होने लगती है और वहाँ पे उनकी संख्याएं कम हो जाती हैं। अल नीना के कारण समुद्र में किसकी मात्रा में कमी आती है? तो प्लैंकटन या प्लवक की आती है। और प्लैंकटन सामान्यतः मछलियों का एक मुख्य आहार के तौर पर देखा जाता है। तो जब मछलियों के लिए आहार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मछलियों की संख्या इन कंपैरिजन में कम हो जाएंगी। वाष्पन की अनियमितताएं का परिणाम स्वरूप हमें अल नीना देखने को मिलता है। भारतीय नीनो हिंद महासागर या इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से हमें देखने को मिलता है। वहीं पे मानसून के दौरान लगातार वर्षा के बीच कुछ सप्ताह के लिए वर्षा न होना मानसून का विच्छेद या गैप ऑफ मानसून कहलाता है। साथ ही में आप देखेंगे तो अक्टूबर से नवंबर में मानसून का पीछे हटना मानसून का निवर्तन कहलाता है। निवर्तन का मतलब है मानसून पीछे की ओर आ रहा होता है, मानसून वापस आ रहा है। ठीक। तापमान वृद्धि व मृदा में उच्च आर्द्रता किस भूमि स्थिति को दर्शाता है? तो ये मानसून के निवर्तन को दर्शाता है। साथ ही में मानसून सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किस कारण प्रभावित होता है? तो अल नीना दक्षिणी दोलन के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। वहीं पे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब क्षेत्र, तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब क्षेत्र, वहीं पश्चिमी जट धारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन है। मानसून निवर्तन का मुख्य संकेत अच्छा आकाश है, तापमान वृद्धि, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब हमें देखने को मिलता है। वहीं पे मैं थोड़ा सा आपसे और बात करूं अल नीना और भारतीय मानसून, तो अल नीना एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल के आस पास हमें देखने को मिलता है और इसके कारण पूरे मानसून में या पूरे विश्व के जो मानसून है, जलवायु है, वहाँ पे हमें अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। जहाँ पे बारिश होती है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ जैसी संकल्पना देखने को मिलती है। वहीं पे जहाँ सूखा है, मतलब जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पर हमें सूखा और अकाल जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट के निकट उष्ण या गर्म समुद्री जलधारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों में मौसम प्रभावित होता है। अल नीना का शाब्दिक अर्थ बालक या यीशु माना गया है, क्योंकि यह दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आता है। क्लियर। वहीं पे मार्च से जून के मध्य उत्तर भारत के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण सूर्य की किरणों का कर्क रेखा की ओर विस्थापन है, जो मैंने आपको पहले बताया है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे गर्म स्थल कौन सा होता है? तो वह बीकानेर राजस्थान का है। ठीक है। ऋतु क्रम में ये आप देख लीजिएगा। निम्न वायुदाब के केंद्र में आर्द्र वायुदाब का प्रवाह व विद्युत गर्जना के साथ तीव्र वर्षा होने में कैसी वर्षा है? तो ये संवहनिक वर्षा है। बैसाख के महीने में विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को हम काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी प्रवाह भारत के असम व पश्चिमी बंगाल क्षेत्रों में देखा जाता है। वहीं काल बैसाखी को असम में बोडो चिला के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। काल बैसाखी किसके लिए अच्छा माना जाता है? तो ये चाय, पटसन व चावल के लिए अच्छा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर आम जल्दी से पकने लगते हैं। इन्हें आम्र वर्षा केरल, इन वर्षा को आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है। वहीं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के तौर पर जाना जाता है। केरल व निकट कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने की मानसूनी घटनाओं को हम लोग फूल वाली बौछार कहते हैं। नॉर्वेस्टर नामक एक वर्षा युक्त प्रचंड तूफान को भारत में किस नाम से चलता है? उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में ये हमें देखने को मिलता है। नॉर्वेस्टर कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलेगा। वहीं पे
लो प्रेशर केंद्र में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। वहीं पे भारत में मानसूनी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हमें प्राप्त होती है। भारत में सामान्यतः, या मैं यूँ कहूँ तो जो औसत वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं पश्चिमी घाट व उप हिमालयी क्षेत्र किस प्रकार के वर्षा क्षेत्रों में शामिल है? तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, जो हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। गंगा का जो उत्तरी वाला मैदान भाग है या दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय किस प्रकार के वर्षा में शामिल है? तो मध्यम वर्षा क्षेत्र में है। वहीं उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्कन का पठार, ये हमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान में हमें वर्षा कम देखने को मिलती है, जिसे अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र, यहाँ 50-50 सेंटीमीटर ही वर्षा हमें प्राप्त हो पाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा हमें मेघालय के चेरापूंजी में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं भारत के थोड़ी सी मानसून की बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं, एक अरब सागर में विभाजित होती हैं और एक बंगाल की खाड़ी में विभाजित होती हैं। 3 उप शाखाओं में विभाजित होती हैं और ये 2 उप शाखाओं में विभाजित होती हैं। क्लियर? जो पहली वाली शाखा है ये पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हुए जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें प्रवेश करती हैं। दूसरी नर्मदा ताप्ती घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की ओर मूव करती है। वहीं तीसरा अरावली पर्वत के समानांतर बिना कम वर्षा किए पंजाब व हरियाणा के निम्न केंद्र वाले मैदानों की ओर चलती है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बंगाल खाड़ी की बात करूं तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर की दूसरी उप शाखाओं से छोटा नागपुर पठारी वाले क्षेत्रों में मिल जाती हैं। वहीं दूसरी उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर पूर्वी हिमालय से टकराते पश्चिमी की ओर मुड़ती हैं तथा हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब के मैदान में ये प्रवेश करती हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो कि मेघालय में है। भारत में ये जो गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ी है तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, खासी और जयंतिया हैं। वहीं पे मध्यम वर्षा जो 100 से 200 सेंटीमीटर है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात, झारखंड, बिहार, गंगा का मैदान, मणिपुर और कछार की घाटी में देखने को मिलता है। न्यूनतम वर्षा वाला मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं दक्कन वाला क्षेत्र है जहाँ पर हमें न्यून वर्षा वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। और अपर्याप्त वर्षा लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ता है तो लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का कारण समुद्र में समकारी प्रभावों से दूर एवं हिमालय की निकटता है। ठीक, भूमध्य सागर द्वारा उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ भारत में जेट स्ट्रीम के प्रवाहों के तौर पर देखा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। मानसून का अगर मैं विच्छेद की बात करूं तो मानसून के विच्छेद दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो यह मानसून का विक्षेप कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। वहीं पर पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट से टकरा के समानांतर बहती हैं। वहीं राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तर पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन, सामान्यतः मानसून का पीछे हटने को हम मानसून का निवर्तन या इसे लौटती हुई मानसून के तौर पे भी कहा जाता है। लौटती हुई मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करते हुए उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। हिमालयन क्षेत्र में किस कारण से हिमपात घटित होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमें देखने को मिलता है। शीतकाल में पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिमी राज्यों में होने वाली वर्षा को
मावट कहा जाता है। वहीं पे कोरोमंडल तट पे मानसून के निवर्तन के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। वहीं पे कोपेन द्वारा भारत में कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? 3, आर्द्र शुष्क और अर्ध शुष्क के तौर पर हमें देखने को मिलता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के मुख्य तत्वों में तापमान एवं वर्षा शामिल है। ठीक, इसी प्रकार कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये आप पढ़ लीजिएगा, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कभार हमें भले ही देखने को मिल जाता है। वहीं पे भारत का उत्तर भाग किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है? तो ये शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। भारत का दक्षिण भाग किस कटिबंध है? तो ये उष्ण कटिबंध में आता है। साथ ही में अगर मैं कुछ जो मानसून संबंधी अनुसंधान संस्थान है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली, विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी नोएडा में है, समुद्र सूचना केंद्र हैदराबाद में, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ये भी पुणे में है। और वहीं पे बनारस हिंदू ये बनारस वाले में है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और भुवनेश्वर में है। ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो मैप को भी आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल हमारे यहाँ पे कोपेन का जो योजना है या कोपेन के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु देखी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये माना जाता है कि एक ही अक्षांश पर स्थित 2 स्थानों की जलवायु भिन्नता किस आधार पे होती है? तो समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर देखी जाती है। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शरद काल में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में है। भारत के ग्रीष्म काल में मानसून प्रवाह सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखा जाता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्मी का होना अक्षांशीय भिन्नता है। वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से वायुमंडल की नमी पर या ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा बाह्य हिमालय में देखने को मिलता है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ पछुआ विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होती हैं। वहीं पे खाद्य फसलों में अपेक्षा नकदी फसलों की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में देखने को मिलती है। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का कारण ये है कि समुद्र तल से दूरी। वहीं पे वृष्ट प्रदेशों के में तथा उनके विपरीत दिशा वाले भागों को क्या वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई एवं तमिलनाडु को मिलता है। उसका एकमात्र रीजन वृष्टि छाया प्रदेश का होना है। तमिलनाडु में सामान्यतः मानसूनी माह नवंबर दिसंबर को बोलते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा पंजाब एवं तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। साथ ही में अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा कि लद्दाख में औसत वार्षिक वर्षा 6.55 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक, वहीं पे भारत में किस राज्य में अधिकतम वर्षा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? केरल में सबसे लंबी वर्षा होती है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। कब शुरू किया गया था? तो ये 2003 में शुरू किया गया था। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया गया था। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। शुष्क का मतलब है निम्न आर्द्रता। वहीं पे लसुंदरा जल उष्ण जल स्रोत या हीट सोर्स खेड़ा जिला गुजरात में स्थित है। वहीं पे अगर मैं हीट सोर्स की बात करूं किसमें? मणिकरण, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सोहना ये हरियाणा में है और लोली महाराष्ट्र में है। भारत में आर्द्र जलवायु का अनुभव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो केरल के कोचीन क्षेत्र में किया गया था। भारत को प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के कारण माना जाता है।
बादलों में तड़ित मेघ किसके कारण से होते, तो कपासी जो मेघ होते हैं उनके कारण हमें तड़ित झंझा या बिजली का चमकना देखा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा विचलन निम्न कर्नाटक के पठार पे देखा जाता है, वहीं वर्षा का सबसे कम विचलन पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमें देखने को मिलता है। साथ ही में अगर मैं कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है, वहीं पे झंझा या आर्द्र पवनों की मैं बात करूं तो ये गर्म एवं आर्द्र हवाओं के मिलने से तूफान या आंधी तूफान उत्पन्न होती हैं। सबसे ज़्यादा झंझा किस क्षेत्र पे हमें देखने को मिलता है, तो पश्चिमी बंगाल वाले तट पे देखने को मिलेगी। सामान्यतः भारत में किस माह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो जुलाई में होती है। भारत में मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा है। भारत में पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा खासी की पहाड़ियों पे देखने को मिलती है और वर्षा सबसे कम हमें लेह रीजन में देखने को मिलता है। लगभग केरल के तट पर मानसून 1 जून के आसपास प्रवेश करता है। क्लियर। वहीं पे अम्लीय वर्षा की अगर मैं बात करूं तो अम्लीय वर्षा के जल में कितने प्रतिशत होता है, तो 5% के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पे मैं वर्षा विविधता की गणना की बात करूं तो ये फॉर्मूला है। शीतकाल में हिमालय में किस कारण भारी हिमपात है, तो पछुआ अवदाबों के कारण हमें बर्फ़ या ओले जैसी स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर। उसी के बाद में अगर मैं आपसे थोड़ा सा अब बात करूं कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रीय ICIT CZ इंटर टॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। ये कहाँ पर है, तो ये भूमध्य रेखा पर है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किसे प्राप्त होता है, तो ये तमिलनाडु को प्राप्त होता है। जल प्रबंधन की कौन सी युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ वर्षा जल के संचयन करने में माना जाता है। वहीं पे झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से ठंडक में होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर देखी जाती है। वहीं मानसून का अचानक प्रस्फोट देश में व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण बनता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली फसल है उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ रबी की फसलों को होता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल जो भारतीय जलवायु से संबंधित प्रश्न अभी तक हमारे यहाँ पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हमने उन प्रश्नों को देख लिया था या उन पॉइंट को देखा है। मेरी वॉइस स्लो होगी तो प्लीज़ कमेंट मत करिएगा वॉइस को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा है। और हाँ, PDF के माध्यम से इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरी वॉइस इतनी ज़रूर होगी कि आप इजीली ईयरफोन लगा कर उन्हें सुन सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे सुनेंगे तो उतना ईजिली नहीं सुनाई पड़ेगा, बट अगर आप ईयरफोन या हेडफोन लगाएंगे तो ईजिली आपको सुनाई पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी भी टाइम है सफिशिएंट। और लास्ट वाले सेशन को जहां हम लोगों ने होल्ड किया था उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं ऑलरेडी आपको बता के चलूं कि वहां पे कौन कौन सा पॉइंट हमारे अपवाह तंत्र को लेकर के इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। हम लोग यहाँ पर थे, जो दक्षिण भारत है ये इस वाले पे थे, प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। क्लियर। यानी हम उत्तर भारत पढ़ चुके थे और हमें दक्षिण भारत पढ़ना था। ठीक है। अगर हम प्रायद्वीपीय नदी के अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ और अरब सागर की नदियाँ शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन होती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियर, मांडवी और जुआरी है। अगर मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करूं तो उसमें महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे माना जाता है, तो अमरकंटक के पठार पे है। साथ ही में हीराकुंड, ये इम्पॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना। वहीं टिकरा पारा बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा हम गोदावरी के नाम से जानते हैं और यह त्र्यंबक के नासिक से निकलती है और मंजीरा इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है जो हैदराबाद में मिलती है। देखिए, इतनी सारी नदियों में हमें कौन कौन सी नदी पढ़ना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट नदियाँ जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और जिनके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं हमें वो याद रखना है। तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं पूर्णा है, वर्धा है, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, ताल, मंजीरा, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। गोदावरी की नदी द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर के और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महापश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। मैं कोई निमोनिक अगर बनाना चाहूँ तो AKM KMA MKA कोई निमोनिक बन नहीं रहा है, अगर बनेगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में भारत का कृष्णा एवं गोदावरी की संयुक्त से बनने वाला डेल्टा है। वहीं तुंगभद्रा नदी हंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल विद्युत परियोजना के लिए। कृष्णा की सहायक नदियों में कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये कृष्णा की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर है। कावेरी का जो अपवा क्षेत्र वह तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल माना जाता है। शिव समुद्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात और होगेनकल जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप कावेरी नदी पर है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। वहीं बूढ़ी गंगा के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे हमने कहीं देखा था, एक है दक्षिण की गंगा और एक है दक्षिण भारत की गंगा। तो जो दक्षिण भारत की गंगा है वो गोदावरी है और दक्षिण की गंगा कावेरी है। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, कावेरी। कावेरी नदी अपवा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? वह धान की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है और यह कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में हेमावती, लोकापवानी, वहीं पे सिमसा और अर्कावती ये प्रमुख हैं। दाएं से मिलने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, वहीं पे स्वर्णावती और एक अमरावती और भवानी, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, याद रखिएगा। वहीं कावेरी नदी सदा नीर नदी क्यों जानी जाती है? क्योंकि इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जल प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं अगर मैं बात करूं कि किस कहावत के बारे में कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने से घेरता है उतने में 7 व्यक्तियों के लिए वह अन्न पैदा कर सकती है, तो यह डेल्टा कावेरी डेल्टा के लिए एक लोकोक्तियाँ कही जाती हैं। बैगई नदी का संबंध किससे है? तो दक्षिण तमिलनाडु में है और यह मदुरई बैगई नदी के तट पर स्थित है। वहीं बैगई नदी का समुद्र किसके मिलन स्थल पर है? तो ये पाक की खाड़ी पर है। वहीं पे कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य किसको लेकर के अपवा क्षेत्र है? तो वह पेन्नार नदी है। गरसोपा झरना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरसोपा का जो झरना है, जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो ये सारावती नदी पर है। केरल की सबसे बड़ी नदी तंत्र भरतपुझा या अन्नामलाई उद्गम की दृष्टि से माना जाता है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। तेरेखोल नदी ये बहुत ही कैसी नदी है पता नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तेरेखोल किस राज्य की सीमा बनाती है? तो गोवा और महाराष्ट्र। एक PYQ में शायद मैंने पढ़ा था। गोवा राज्य की 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मांडवी और जुआरी नदी। क्लियर। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन सा है, वैसे तो बहुत हैं। एक निजाम सागर, ये मांजरा नदी पर है। अलमाटी, ये कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा के संगम पर है। श्री सैलम, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर है। क्या कहते हैं, पोचबदा, ये गोदावरी पर है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इडुक्की परियोजना, ये पेरिया नदी पर है, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरापारा, ये गुजरात ताप्ती नदी पर है। सारावती, सारावती नदी पर है। कोयना, कोयना नदी महाराष्ट्र में है। इसी के साथ ही में अगर मैं आपसे और बात करूं तो वेलर द्वीप, जिसे हम कलाम द्वीप के नाम से भी शायद जानते हैं, ये उड़ीसा के तट पे बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे, ब्राह्मणी नदी के आसपास गिरती है, देखी जाती है। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकल करके वेम्बनाड झील में गिरती है। वेम्बनाड झील है कहाँ पर, तो ये केरल में है। अष्टमुंडी, सस्टमकोटा और वेम्बनाड, ये केरल के 3 ऐसी झीलें हैं जो वेटलैंड के तौर पे भी हमें देखने को मिलती हैं। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिमी की तरफ भ्रंश घाटी में हो करके अरब सागर में मिलती हैं। वो कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा नदी है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किससे है, नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र है। तापी नदी का जो उद्गम स्थल है, ये मुल्ताई पहाड़ी पे सतपुड़ा मध्य प्रदेश माना जाता है। सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियों में ताप्ती नदी है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। काकरापारा और उकाई परियोजना, ये दोनों ताप्ती नदी पर या तापी नदी पर हमें देखने को मिलती है। डेल्टा आपको पता है और एस्चुरी मैं बता देता हूँ कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। जब नदी सागर या झील के गिरने के दौरान वेग में कमी के कारण अपने मलबे का निक्षेप करने लगती हैं और वहाँ विशेष प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो उस स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। वहीं पे जब नदियाँ का जल तीव्र बहाव के कारण अपने मुहाने पे मलबे का निक्षेप नहीं हो पाती और वह नदी का मुहाना छिछला होने के बजाय गहरा हो जाता है, तो इस मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ये है हमारा पश्चिमी घाट। याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट पे गिरने वाली सारी नदियाँ मैक्सिमम एस्चुरी का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली मैक्सिमम नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर, किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होनी चाहिए। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये अरावली सीरीज में है। कहाँ पर, राजस्थान में। अहमदाबाद नदी किस नदी तट पर है, तो साबरमती नदी पर है। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत, धार जिला है। साथ ही में एक लूनी नदी है जो अजमेर में के नाग पहाड़ी से निकल करके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों शिमला से निकल करके अम्बाला, पटियाला, हिसार जिले से बहती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप भटनेर की मरुस्थल में विलीन होती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। कौन सी नदी रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, तो दैट इज़ द लूनी नदी। किस नदी पर जमशेदपुर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन कौन सा है, तो सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और बैगाई नदी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये सारी नदियाँ जितना भी अभी तक हम देखे, उन सारी नदियों के प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। इन नदियों में कौन कौन सी है ये आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं पढ़ने का आपको एक तरीके से स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। नदी कौन सी इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है। सहायक नदी कौन सी है, उनका गिरने का मुहाना क्या है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर। सेम एज झेलम नदी है, वेरीनाग से निकलती है। किशनगंगा पाकिस्तान में नीलम नदी की तक जाती है। चेनाब नदी ऑलरेडी इसकी एक प्रकार से सहायक या उद्गम स्थल मुहाना माना गया है और बुलर झील से होकर बहती है।
बहाव इसका कैसा है, तो विसर्पी के आकार का है और भारत और पाकिस्तान के सीमा का समानांतर यह बहती है और श्रीनगर के तट पर यह स्थित है। मैं इम्पॉर्टेंट नदियाँ को सर्किल कर दे रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, संकोच इम्पॉर्टेंट नहीं है, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, इसी के साथ में सोन नदी, रामगंगा सिर्फ गंगा की सहायक नदी के तौर पर देखिएगा। गोमती नदी, घग्गर नदी, तिस्ता, गंडक, कोसी नदी, महानंदा, दामोदर नदी और महानदी। आप कहोगे सारी नदियाँ तो हैं, इम्पॉर्टेंट ही है इसीलिए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और इसी के साथ में नर्मदा नदी। और हमारे पास क्या है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, इसी के साथ में लूनी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मांडवी भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैतरणी, काली नदी एक बार आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में शारावती नदी, भरतपुजा, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वैगई, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेरियर नदी देख लीजिएगा। और क्या है, और अब भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, देखिएगा। जलप्रपात है क्या, तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी स्तर से नीचे की ओर गिरता है तो उस जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपातों में जैसे कुचिकल, ये कहाँ पर है, ये बराही नदी पर है, 455 मीटर है। जो गरसोपा या महात्मा गांधी 253 मीटर, ये सारावती नदी पर है। ये एन नदी पर स्थित है। इसी के साथ ही में चचाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बीहड़ नदी पर है। चित्रकूट का जो जलप्रपात है भारत का इसे नियाग्रा के नाम से जानते हैं, 100 मीटर, इंद्रावती नदी पर है। हुरुंड जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। इसी के साथ ही में और क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए, एक है गोकक, ये घाटप्रभा नदी पर है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और पुनासा ये चंबल नदी पर है। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। वहीं मैं अगर भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करूं तो झील जब जल का वह स्थिर भाग होता है जहां चारों तरफ से स्थलाखंड घिरे होते हैं, उस वाले भाग, स्थल भाग को हम लोग लगभग जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ओवरऑल ये चिल्का झील है। लैगून व खारे पानी की झील है चिल्का झील। वहीं पे अगर मैं नालाबान द्वीप की बात करूं तो ये चिल्का झील पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड, ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, वेम्बनाड झील याद रखिएगा। वेलिंगटन या वल्लरपदम झील वेम्बनाड केरल में है। नेहरू ट्रॉफी जो नौकायान प्रतियोगिता होती है वेम्बनाड झील में होती है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। भारत का राष्ट्रीय जल पार्क NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पुलिकत झील ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे मीठे पानी की झील लोकातक झील ये मणिपुर में है। काबुल लामजाओ तो ये लोकातक झील है। वहीं पे मणिपुर की जीवन रेखा के तौर पर हम लोग लोकातक झील को जानते हैं। सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील तो बुलर झील, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अगर मैं अन्य झीलों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीन झील है। वहीं पे पैगोंग सो और सुमुरारी ये भी हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। उत्तराखंड नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, रूपकुंड और नकुचिया ताल देखने को मिलता है। बाकी आप देख लीजिएगा। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, असम, पंजाब। केरल का मैंने बताया ही था, सस्तमकोटा, अष्टमुंडी और वेम्बनाड। असम का दीपोरबिल, सोनबिल और हाफलॉन। हरिके कांजली और रोपन ये कहाँ की है, पंजाब का है।
वहीं पे कुछ और अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, वहीं पे कंकरिया और हम ऋषर है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका और सूरज ताल, मिज़ोरम में पाला, सिक्किम में चोलामू झील, कर्नाटक में पंपा सरोवर, तमिलनाडु का वेरीजाम और ऊटी, ये तो याद रखिएगा, और पंजाब का हरकेरोपन और कांजली। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मानव निर्मित झील कौन सी है, हमसे कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। तो गोविंद बल्लभ सागर पर उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश की सीमा पे जो हमारा रिहंद बांध है वो गोविंद बल्लभ सागर पंथ के नाम से जाना जाता है। स्टेनली जलाशय ये कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे है, इम्पॉर्टेंट है। पेरियर झील पेरियर नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। गोविंद सागर सतलज नदी पर है। तो महाराणा प्रताप जवाहर सागर और गांधी सागर चंबल नदी पर है। क्लियर। विश्व की सबसे ऊंची झील के तौर पे हम किसे जानते हैं? नवाडो उजोस डेल सलादो, ये अर्जेंटीना में है। पवित्र सागर या पर्न ऑफ साइबेरिया के उपनाम से बैकाल झील को जानते हैं। क्षारीय झील जब झील में सोडियम एवं पोटेशियम के कार्बोनेट वाले लवण की अधिकता हो जाए। वहीं पे बोरेक्स झील, कड़वी झील, बोरेक्स झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो जो लामू है ये सिक्किम में है। और ये किस नदी पर है? तो मेरे दोस्त ये तीस्ता नदी पर ऑलरेडी स्थित है। सो हम लोगों ने अभी तक अपने इन वाले टॉपिक्स को कवर किए हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी वॉइस इस क्लास में थोड़ी सी स्लो रही होगी, बट फिर भी ऑडिबल रही है। आप इसे इजीली सुन सकते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इस क्लास के साथ ही मैं PDF कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी RO बैच हम लोग यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।